बेसिकली अब हम लोग जो पढ़ेंगे डेट विल बी द टाइप ऑफ बेरिंग कैपेसिटी फेलियर। बेरिंग कैपेसिटी फेलियर नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, जनरल शेयर फेलियर, सेकंड आता है लोकल शेयर फेलियर, और थर्ड आता है हमारा पंचिंग शेयर फेलियर। तो ये जो 3 टॉपिक बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे पहली जो 3 कंटेनर रखे हुए हैं, क्या रखा हुआ है, 3 बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं। उसके अंदर पहली वाली जो कंटेनर है उसके अंदर हाईली स्टिफन्ड सॉइल है, मतलब में एकदम कड़क सॉइल है, ठीक है ना, लेस कंप्रेसिबल, क्या बोलते हैं उसको, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लो है। और दूसरी जो सॉइल है उसमें कम कंप्रेसिबल है, और जो तीसरी जो सॉइल है वो एकदम ज़्यादा कंप्रेसिबल है, वो आसानी से कंप्रेस हो जाएगी, वैसी सॉइल है। तो अगर मैंने समझो एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट कंटेनर की जो सॉइल है उसके अंदर लोड डाला, बहुत ज़्यादा लोड डाला, और उसके नीचे वाली जो एरिया है वो पहुंच जाती है अल्टीमेट तक। उसके एग्जांपल के तौर पे मैंने लोड डाला और ये वाली जो एरिया है वो पहुंच जाती है अल्टीमेट स्ट्रेस तक, मतलब प्लास्टिक इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाती है। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को इसे बोलते हैं, मतलब में आपका ये पॉइंट ऐसे स्टेज पे आ जाएगा, अगर आपने लोड रिमूव किया तो कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रेन रहेगा ही रहेगा। तो अब मैंने क्या किया, इसको जब मैंने लोड डाला तो दिस पॉइंट विल बी अंडर QF, मतलब मैं अल्टीमेट प्रेशर पे आ गया ये। अब दिस अल्टीमेट प्रेशर क्या होगा, आजू बाजू की जो सॉइल है, स्टिफेंड सॉइल में क्या होगा, आजू बाजू की जो सॉइल है उसको जब तक वो खुद, आजू बाजू का जो सॉइल है जब तक वो खुद अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंचता है, ये सॉइल को नीचे जाने नहीं देगा। मतलब मैं समझिए फुटिंग का सॉइल जो है वो नीचे जाने की ट्राई कर रहा है, दिस इज़ द पार्ट विच इज़ इन अल्टीमेट। मगर क्या होगा, उसके बाजू वाला जो सॉइल है, ये वाले जो पार्ट है, वो क्या करेगा, इसको नीचे ही जाने नहीं देगा कि भाई तुम नीचे नहीं जा सकता है, जब तक आजू बाजू वाली जो सॉइल है वो खुद अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी तक नहीं जाती है, क्योंकि ये स्टिफेंड है, लेस कंप्रेसिबल है। जब ये क्या करेगी, इसको धक्का देगी कि भाई तू हट जा, मेरे को नीचे जाने दे। पर ये क्या बोलेगी, भाई तू नहीं जा सकता नीचे जब तक हम लोग खुद ना फेल होए, हम तुझे नीचे जाने नहीं देंगे। मतलब में इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। मगर सेकंड केस में आ जाते हैं जहाँ पर तुम्हारी लेस कंप्रेसिबल है, उसमें क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। थर्ड वाली केस में हाईली कंप्रेसिबल, मतलब आसानी से उसमें आप पंच मारो, सीधा आपका जो लोड है सीधा नीचे पंचिंग होके नीचे उतर जाएगा। तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये डायग्राम से। दिस डायग्राम विल मेक यू क्लियर द कॉन्सेप्ट। दिस वॉज जनरल शेयर फेलियर, दिस वॉज लोकल शेयर फेलियर, और दिस इज़ पंचिंग शेयर फेलियर। जनरल शेयर फेलियर का एक क्राइटेरिया है, जब आप लोड डालोगे तो आजू बाजू सॉइल का जो फेलियर है वो भी आपको दिखाई देगा एट द एंड ऑफ फेलियर। मतलब में ऊपर का जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, वहाँ पर एक बल्जिंग इफेक्ट आएगा। सेकेंड केस में थोड़ा बल्जिंग इफेक्ट आएगा ऊपर, बाकी थोड़ा ही उसको रेजिस्टेंस मिलेगा और वो पंचों के नीचे चले जाएगा, लोकल शेयर फेलियर बोलते हैं उसको। थर्ड आता है पंचिंग शेयर फेलियर, जिसमें उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा पंच होके सीधा नीचे उतर जाएगा। आजू बाजू सॉइल में कुछ उतना फ़र्क, क्योंकि आजू बाजू इसकी हेल्प करने वाले नहीं है, ये बहुत ही अच्छी दोस्ती है इनकी मटेरियल की, सॉइल की आजू बाजू वाले, और इसमें मटेरियल की दोस्ती थोड़ी कम है, इसमें 0 है। तो क्या होगा, सीधा पंच होके, क्योंकि बाजू वाला जो पार्टिकल है उसको रेजिस्ट करेगा ही नहीं पंचिंग को, ये पार्ट सीधा नीचे उतर के आ जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे ही खड़ा रहेगा अपने हिसाब से कि इसको पता ही नहीं चला क्या हो गया, ठीक है ना। तो पंचिंग शेयर फेलियर के मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, आपको ये डायग्राम बनाना है, ये ग्राफ में आपको समझा देता हूँ अभी। बेसिकली दिस इज़ द प्रेशर एंड दिस इज सेटलमेंट। मतलब में जनरल शेयर फेलियर में क्या होगा, आपको प्रेशर ज़्यादा लगेगा और सेटलमेंट कम होगा। सेकेंड में इसको हम बोलते हैं जनरल। लोकल शेयर फेलियर में क्या होगा, आपका प्रेशर थोड़ा कम लगेगा, सेटलमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। पंचिंग शेयर फेलियर में प्रेशर बहुत ही कम लगेगा और सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये ग्राफ समझ में आया। तो बेसिकली दिस ग्राफ यू नीड टू स्टडी
ये आपका डिफरेंस में आ जाएगा। अगर आपको डिफरेंस पूछा हुआ है तो दिस वन एंड दिस वन विल हेल्प यू। और जो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है उन्होंने यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जनरल शेयर फेलियर में क्या होता है, इट हैज़ बीन वेल डिफाइंड फेलियर सरफेस। यहाँ पर जो फेलियर सरफेस जो है ना वो वेल डिफाइंड है, रीचिंग अप टू द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ग्राउंड सरफेस तक रीच करता है। देयर इज कंसिडरेबल बल्जिंग ऑफ द शेयर्ड मास ऑफ द सॉइल एडजेसेंट टू द फुटिंग। बल्जिंग क्यों होगा, क्योंकि वो खुद भी ट्राई करेगा फेलियर को रेजिस्ट करने का, इसके लिए करके वो दिखेगा भाई ने काम किया है। वरना क्या होगा, बाकी केस में क्या होता है, लोग ने काम किया मगर मालूम ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उनके एफर्ट्स नहीं दिखते, इसके एफर्ट्स दिखते। फेलियर इज एक्म्पनाइड बाय द टिल्टिंग ऑफ द फुटिंग, मतलब में क्या होगा, आपका फुटिंग टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है मालूम है, आपकी एकदम ज़्यादा स्टिफ सॉइल है। फेलियर इज सडन एंड विथ प्रोनाउंस पीक रेजिस्टेंस। द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इज वेल डिफाइंड। ओके, नाउ वी विल कम टू लोकल शेयर फेलियर। लोकल शेयर फेलियर में फेलियर पैटर्न इज क्लियरली डिफाइंड ओनली इमीडिएटली बिलो द फुटिंग, मतलब में फुटिंग के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, मगर आप यहाँ पर क्या था, जनरल शेयर फेलियर में पूरा के पूरा वेल डिफाइंड था, पर ये फुटिंग के नीचे ही खाली आपको दिखाई देगा, जैसे ये फुटिंग के नीचे है, बस इतना, बाकी आपको आजू बाजू में नज़र मारोगे इतना दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी दोस्ती बहुत कम है, इसकी दोस्ती जो है ना बहुत दूर तक फैली हुई है, तो उसके सारे पार्टिकल इसको सपोर्ट करेंगे, पर इसके सारे पार्टिकल इसको सपोर्ट यहाँ तक कर रहे हैं, उसके आगे भाई तू कौन, वैसा करके। तो बेसिकली देयर आर वन स्लाइटली बल्जिंग ऑफ द सॉइल अराउंड द फुटिंग। फेलियर इज नॉट सडन एंड देयर इज नो टिल्टिंग ऑफ द फुटिंग। फेलियर इज डिफाइंड बाय द लार्ज सेटलमेंट, मतलब मैं इसमें सेटलमेंट ये केस में बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर, मैंने ग्राफ पढ़ा है ना आपको। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इज़ नॉट वेल डिफाइंड, पंचिंग को तो भूल ही जाओ। नो फेलियर पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। द फेलियर सरफेस विच इज़ वर्टिकल आर स्लाइटली इंक्लाइंड follow the perimeter of the base. There is no bulging of the soil around the footing. There is no tilting of the footing. इसमें सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इज़ नॉट वेल डिफाइंड, मतलब में इसमें पंच होते जा रहे आपको कहाँ मालूम पड़ने वाला है कहाँ क्या बेरिंग कैपेसिटी है, बेयर करने के मालूम, जब कहीं पे जाके रुकेगा चीज़ों के बारे में मालूम पड़ेगा तो ही तो आप जानकारी ले पाओगे, ये चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएगी। तो बेसिक चीज़ है, आपको ये 3 कंटेनर याद रखने हैं। एक कंटेनर में स्टिफेंड सॉइल है जो हाईली लेस कंप्रेसिबल है, बहुत ही ज़ीरो लो कंप्रेसिबिलिटी है। सेकंड में थोड़ा मीडियम कंप्रेसिबिलिटी है। थर्ड में आपका वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्लियर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, ये इसका एग्जांपल नॉर्मली सैंड वो सब में जो होता है ना, वो सब में आपको देखना पड़ेगा। तो टरज़ागी करके एक भाई है अपना, टरज़ागी एनालिसिस जो है ना, उसने जनरल शेयर फेलियर कंसिडरेशन करके अपना एनालिसिस किया और बेरिंग कैपेसिटी का उसने एक फार्मूला बनाया। ये चैप्टर इन द सेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो उसने एक फार्मूला डिराइव किया। बेसिकली आपको इतना डिटेल में जाने की डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, करते बैठोगे तो सेमिस्टर निकल जाएगा और कुछ हो भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। आपको उसने सिंपल सा एक बेरिंग कैपेसिटी का फार्मूला दे दिया, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का QF का। तो QF उसने बोला कि भाई CNC पे डिपेंड करता है, किस पे, CNC पे, प्लस सिग्मा बार पे, सिग्मा बार मल्टीप्लाइड बाई NQ प्लस 0.5 गामा BN, मतलब मैं CNC सिग्मा NQ 0.5 गामा BN गामा। बेसिकली दिस इज द फैक्टर दैट इज डिपेंडेंट ऑन सरचार्ज। ओके, तो आपको कोई बड़ी चीज़ करनी नहीं है, फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। CNC सिग्मा NQ 0.5 गामा BN गामा, ठीक है ना। तो ये आपको एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका समझो आपने उसको नहीं कंसिडर किया, किसको, सरचार्ज को, तो आपका फार्मूला गामा D उसमें से, अभी नॉर्मली सिग्मा क्या है आपका, गामा D है। सिग्मा क्या है, दैट इज़ गामा इंटू D प्रेशर। सिग्मा इज़ द स्ट्रेस दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सरचार्ज। तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, गामा D। तो अगर समझो आपने नेट किया, क्या किया आपने, नेट प्रेशर किया, तो आपका ये माइनस हो जाएगा गामा D और फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, NQ -1।
मतलब आपने क्या कंसीडर किया, सरचार्ज प्रेशर को निगलेक्ट किया, तो गामा डी ये फॉर्मूले से माइनस होगा। तो गामा डी जब माइनस होगा तो ये टर्म से माइनस हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है गामा डी बाहर आ जाएगा NQ माइनस 1। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, उसमें हमने जो NQ का नाम लिया ना, वो क्या है बेसिकली, NQ हमारा होता है A² 2 cos स्क्वायर ब्रैकेट में 45 डिग्री प्लस 5/2, NC इज़ NQ माइनस 1 cot 5, N गामा इज़ tan phi 2 ब्रैकेट में दैट इज़ पैसिव प्रेशर cos स्क्वायर 5 माइनस 1, A जो होता है एक्सपोनेंशियल द पावर 0.75 पाई माइनस π/2 tan phi। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इन केस ऑफ टरज़ागी। इसमें मैं बात कर रहा था देयर विल बी अ कन्फ्यूजन इन द सम। इसमें 3 मेथड के से आपको सम सॉल्व करना है। एक है आपका टरज़ागी मेथड, एक है आपका टरज़ागी मेथड, एक है आपका वेसिक मेथड और एक है आपका IS कोड मेथड। तो अभी टरज़ागी में आपको क्या क्या याद करना है वो मैं लिख के दे देता हूँ। फर्स्ट आपका होगा ये वाला फॉर्मूला। सेकेंड आपका ये होगा, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर नेट। नेट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम जो सरचार्ज है उसको डिलीट कर देते हैं। थर्ड आपको याद करना है ये फॉर्मूला, ये आपका थर्ड हो जाएगा। बेसिकली ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है इन केस ऑफ टरज़ागी। टरज़ागी एक और एक चीज़ बोलता है कि बेसिक भाई आपका अगर समझो लोकल शेयर फेलियर है, लोकल शेयर फेलियर अगर आप कंसिडर करते हो तो आप क्या करोगे, आपका CM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 ऑफ C। मतलब में NC था, उसके बदले में क्या हो जाएगा, वो 2/3 हो जाएगा। किसके लिए, लोकल शेयर फेलियर के लिए। किसके लिए हो जाएगा वो, C के बदले में आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2/3 ऑफ C सब्स्टिट्यूट करना है। और tan phi m के जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2/3 ऑफ tan phi सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अब आप बोलोगे यार लोकल शेयर फेलियर कब होगा और लोकल शेयर फेलियर कब होगा और जनरल शेयर फेलियर कब होगा, जब आपका शेयरिंग रेजिस्टेंस जो है जिसको हम phi से इंडिकेट करते हैं दैट इज़ ग्रेटर देन 36 देन इट इज़ जनरल शेयर फेलियर, व्हेन इट इज़ लेस देन 28 देन इट इज़ लोकल शेयर फेलियर। तो आपको क्या चीज़ें याद करनी है इसमें, सबसे पहले टरज़ागी में आपको उसका फॉर्मूला याद करना है, CNC वाला, सिग्मा NQ प्लस 0.5 गामा B N गामा। ओके, उसके बाद आपको NQ NC N गामा का फॉर्मूला याद करना है। कभी कभी ये डायरेक्टली सब में इसके वैल्यूज़ दे देते हैं, नहीं दिया होगा तो आपको ये फॉर्मूले से डिराइव करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नाउ थर्ड कम एक होता है, हमने टाइप्स ऑफ फेलियर पढ़ा, इसने टरज़ागी ने जनरल शेयर फेलियर के लिए अपना फॉर्मूला बनाया हुआ है। मगर क्या होता है, आप उसको अगर समझो लोकल शेयर फेलियर के लिए यूज़ करते हो तो आपका C जो होगा वो 2/3 ऑफ C हो जाएगा, और जो tan phi आप यूज़ करोगे दैट विल बी 2/3 ऑफ phi। आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। फिर आप बोलोगे लोकल शेयर फेलियर कब और जनरल शेयर फेलियर कब। जनरल शेयर फेलियर में क्या होगा, अगर आपका शेयरिंग रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन 36 देन इट विल बी जनरल शेयर फेलियर, व्हेन इट इज़ लेस देन 28 इट विल बी लोकल शेयर फेलियर। ओके, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था टरज़ागी का, इसमें सम्स जनरली पूछे जाते हैं। और थर्ड आता है हमारा एजम्पशंस इन टरज़ागी। एजम्पशंस मतलब में क्या होता है कि इसने क्या क्या एज्यूम किया, ये थियरी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, मतलब में तुम्हारा सारा का सारा सॉइल जो है ना वो एक ही टाइप का है। द स्ट्रिप फुटिंग हैज़ अ रफ बेस, मतलब में क्या किया है, आपके टाइप्स ऑफ फुटिंग हो गए, एक होगा स्क्वायर फुटिंग, एक होगा सर्कुलर फुटिंग, एक होगा रेक्टेंगुलर फुटिंग, शेप सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। इसने बोल दिया स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग क्या होता है कि आपका एक स्ट्रिप होगा, मतलब में उसका B होगा एक, और लेंथ इन्फिनिटी तक रहेगी, मतलब लंबी रहेगी, बहुत लंबी रहेगी, ठीक है ना। तो इसको उसने जो डिराइव किया फॉर्मूला, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिप फुटिंग, नॉट फॉर सर्कल, नॉट फॉर स्क्वायर, नॉट फॉर रेक्टेंगल। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका फॉर्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस, मतलब आपकी फुटिंग तो ये शेप की होती है ना, तो फिर आप क्या करोगे, आपने उसके अंदर शेप फैक्टर करके एक टर्म डालना है जो आपका फॉर्मूला चेंज कर देगा। तो
स्ट्रिप फुटिंग हम उसने क्या कंसिडर किया, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक स्ट्रिप फुटिंग, इलास्टिक जोन एज अ स्ट्रेट बाउंड्री इंक्लाइन एट फाई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। स्ट्रेट बाउंड्री मतलब में ये जो है ना इलास्टिक स्ट्रेट बाउंड्रीज रहेगी उसकी, तो फाई इज इक्वल टू ये जो है ना सीधा सीधा रहेगा, ये वाला स्पाइरल है, ये वाला सीधा है, ये वाला पोर्शन भी सीधा है, लीनियर है। तो बेसिकली क्या होगा, इलास्टिक जोन हैज़ अ स्ट्रेट बाउंड्रीज इंक्लाइंड एंड एन एंगल ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई टू द हॉरिजॉन्टल एंड द प्लास्टिक जोन फुल्ली डेवलप्ड। मतलब में आपका क्या बोलना है कि बेसिकली जब ये लोड डालेगा, ये वाला पूरा प्लास्टिक स्टेट में आ गया, बाजू वाला उसको नीचे जाने नहीं देगा जब तक वो खुद प्लास्टिक स्टेट में नहीं आएगा, और उसके बाजू वाला उसको जाने नहीं देगा जब तक ये फुल स्टेट में नहीं आएगा। मगर जब ये इलास्टिक में पहुंच जाएगा तब ये प्लास्टिक में पहुंच जाएगा, और ये तब तक ये प्लास्टिक में रहेगा पहले से। तो ये इलास्टिक जोन है, ये प्लास्टिक जोन है, और ये भी प्लास्टिक जोन है। ठीक है, तो जिसका जो एंगल है ऑफ लाइन है दैट इज़ फाई इज इक्वल टू फाई इसने एज्यूम किया। फाई इज बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पीपी कंसिस्ट ऑफ 3, मतलब में पैसिव प्रेशर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ओके, फेलियर जोन डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द बेस ऑफ द फुटिंग। ठीक है, मतलब में इसके ऊपर एक्सटेंड, इसका बोलने का मकसद क्या था कि जनरल शेयर फेलियर में हमने क्या किया था, हमारा जो फेलियर जो दिखता है वो ग्राउंड तक जाता है, पर वो क्या बोल रहा है कि आप ये जो बेस ऑफ द फुटिंग के ऊपर का जो स्ट्रेस है उसको कंसिडर करो ही मत, ऊपर वाला। ठीक है ना, उसका एजम्पशन है फेलियर जोन डो नॉट एक्सटेंड अबाउ द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द फुटिंग, बेस ऑफ द फुटिंग बोल दो उसको। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा उसके लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ये है कि भाई एज द सॉइल कंप्रेसेस उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाता है, ये जनरल सी बात है। एरर ड्यू टू एजम्पशन 4 इज स्मॉल एंड द ऑन द सेफर साइड। 4 क्या है, पीपी कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। बेसिकली मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसमें बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट है। इसका जो डेरिवेशन होता है, जो फार्मूला जो CNC वाला जो फार्मूला है वो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 कंपोनेंट जो है उसको पैसिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। आपको ये भी नहीं समझ में आएगा पैसिव प्रेशर क्या होता है एंड एक्टिव प्रेशर क्या होता है। पैसिव प्रेशर अगर आपको समझना है तो हमें जो हमारा जो 4th चैप्टर है रैंकाइन्स थियरी वाला, वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। फ़िलहाल आप इसको याद कर लो, ठीक है ना, इसमें डिटेल में नहीं जाना है। तो आपको इसका लिमिटेशंस भी आपको पढ़ना है। अब एक चीज़ आ जाती है, मैंने क्या बोला था भाई, हमारा जो टरज़ागी का जो फार्मूला है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर किसके लिए, फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए। तो बाकी क्या जक मारेगा, शेप राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो क्या करेंगे उसके लिए। हाँ उसके लिए क्या करना है, ये फॉर्मूला अपने सेकेंड वाला, उसमें कुछ करना नहीं है, आपको एक शेप फैक्टर के टर्म्स पुटअप कर देने हैं। CNC के साथ आ जाएगा SC, और लास्ट वाले के साथ आएगा N गामा, के साथ आ जाएगा S गामा। ठीक है, और आपको ये टेबल याद करना है। क्या याद करना है, ये टेबल याद करना है। ओके, तो बेसिकली आपका फॉर्मूला जो बनता है CNC के साथ, अगर आपका राउंड फुटिंग है तो राउंड फुटिंग के साथ SC जो हो जाएगा आपका, ये SC है, ये S गामा है, दिस इज SC एंड दिस इज S गामा। तो SC अगर आपका राउंड फुटिंग है तो आपका ये फार्मूला कैसे चेंज होगा, राउंड फुटिंग के लिए 1.3 हो जाएगा, और S गामा जो हो जाएगा वो आपका 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर सर्कुलर फुटिंग, सेकेंड वन इज़ एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर फुटिंग, एंड थर्ड वन इज़ एप्लीकेबल फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग। ठीक है, आप इसको ये फार्मूला भी लिख सकते हो और ये फार्मूला भी लिख सकते हो ऑल्टरनेटिव। तो ये बेसिकली 0.2 है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, सिंपल सा आपको अब टरज़ागी, इसको समराइज़ करते हैं टरज़ागी को, कन्फ्यूजन ना हो करके। पहले टरज़ागी के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना है CNC वाला। सेकेंड स्टेप है उसके एजम्पशन याद करना है।
फिर थर्ड स्टेप है उसके अंदर जो एन क्यू एन गामा करके जो टर्म्स है उसके फॉर्मूले याद करने हैं। थर्ड आता है अगर दैट फार्मूलाज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रिप फुटिंग, तो आप बाकी के फुटिंग के लिए शेप फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे एस सी और एस गामा, और एस सी और एस गामा के जो टर्म्स हैं फॉर सर्कुलर फुटिंग एंड स्क्वायर फुटिंग एंड रेक्टेंगुलर फुटिंग वो आप याद करोगे, तो आपके लिए सम बहुत ही ईजी हो जाएगा।